आगे आप देखिएगा तो यहां दे रखा है कि जैव उर्वरक। अब यहां पर आ गया बेटे हमारा नंबर 7 जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवी। यानी अभी तक तो बेटे अपन पढ़ रहे थे कि जैव नियंत्रण के रूप में सूक्ष्म जीवी, यानी किस तरह से किसी विशेष जीव से विशेष जीव पर नियंत्रण किया जाता है, तो ये तो कहलाता है बेटे जैव नियंत्रण। और अब यहां अपन पढ़ने वाले हैं कि जैव उर्वरक के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में माइक्रोब, यानी ऐसे कौन कौन से सूक्ष्म जीवी हैं बच्चों जो कि एक तरह से जैव यानी पौधों में या जो है खाद के रूप में काम करेंगे या पौधों की उर्वरता बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो इन्हें यहां पर अपन बोलेंगे जैव उर्वरक, यानी जैव उर्वरक का माने होगा बेटे बायो फर्टिलाइजर। यानी ऐसे कौन से सूक्ष्म जीवी हैं जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करेंगे जिससे पौधे की उत्पादकता बढ़ेगी। तो बेटे कई प्रकार के नाम सुना होगा आपने, जैसे माइकोराइजा है। तो माइकोराइजा भी एक ऐसा सजीव है जो कि जिम्नोस्पर्म की जड़ों के साथ में ये पाया जाता है और वहां पर उसे उर्वरता बढ़ाने में काम आता है। आपने बेटे राइजोबियम बैक्टीरिया का तो नाम सुना ही होगा। राइजोबियम जीवाणु जो कि मटर कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये पाया जाता है और साथ में बेटे क्या करता है, वहां पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में ये काम आता है। कई प्रकार की बेटे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जैसे एनाबीना का नाम सुना होगा आपने, नोस्टोक का आपने नाम सुना होगा। तो ये ऐसी नील हरी सेवालें हैं बेटे जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करती है, यानी वायुमंडल से ये पौधों को नाइट्रोजन के रूप में पोषण प्रदान करती है। ठीक ना। तो ये सारी की सारी चीजें अपन को जैव उर्वरक के अंदर पढ़नी है। तो यहां आप देखिएगा कि पर्यावरण प्रदूषण चिंता का एक मुख्य कारण है। कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इस प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण एक चिंता का मुख्य कारण है। क्योंकि ये तो आपको भी पता है बेटे, अगर जितना ज्यादा अपन केमिकल के रूप में, है ना, केमिकल के रूप में खाद का प्रयोग करेंगे तो बेटे कई सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो लगातार प्रयोग करते रहने से वहां की मिट्टी या जल प्रदूषित हो सकता है, यानी पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है। तो बेटे फिर क्या होगा कि अगर लगातार इन रासायनिक पदार्थों को कृषि उत्पादों के प्रयोग के लिए काम में लेंगे तो बेटे इससे प्रदूषण बढ़ सकता है। तो यहां आप देख लें कि यहां दे रखा है कि पर्यावरण प्रदूषण चिंता का एक मुख्य कारण है। अब बात आपकी ये आती है कि ये पर्यावरण प्रदूषण कहां से शुरू होता है। तो अधिकतर जो पर्यावरण प्रदूषण शुरू होता है बेटे वह कृषि उत्पादों के लिए ले गए रासायनिक पदार्थ हैं। इन रासायनिक पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा अगर यूज लेंगे तो ये पर्यावरण प्रदूषण का मेन कारण बनते हैं। तो यहां आप देख लीजिएगा बेटे, कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं और यही जो है वातावरणीय प्रदूषण का मेन कारण है। क्यों न ऐसा हो जाए बेटे कि रासायनिक पदार्थों की जगह पर कुछ ऐसे बायो कंट्रोल आ जाए जो कि उन्हीं के द्वारा पौधों की उर्वरता बढ़ जाए। जैसे भी अपने का राइजोबियम जीवाणु, तो ये जीवाणु बेटे कोई केमिकल नहीं है, यह प्राकृतिक रूप से जड़ों के साथ में पाया जाता है और प्राकृतिक रूप से ही उस पौधे की उर्वरता को बढ़ा देता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवी अपन यहां पर देखेंगे जो कि पौधों की जैव उर्वरता को बढ़ाने के लिए या पौधों में खाद का काम करने के लिए आवश्यक होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, रासायनिक उर्वरकों की अधिकता प्रयोग से कई समस्याएं जुड़ी हुई है। तो ये भी याद रखना बेटे, कई बार आपने देखा होगा कि कई केमिकल छिड़कते छिड़कते वो बेहोश हो जाता है। कई व्यक्ति जो है क्या कहते हैं केमिकल का बच्चे खा जाते हैं। तो कुल मिलाकर कई सारी हानियां होती है। कई बार पौधे विषैले हो जाते हैं, है ना, जिन्हें प्रयोग करने से कई बीमारियां हो जाती है। तो ये जो केमिकल उर्वरक होते हैं इनके प्रयोग करने से मानव प्रजाति को, यहां तक कि पादपों को भी कई प्रकार की हानि का सामना करना पड़ता है। तो ये आप देख ले कि रासायनिक जो उर्वरक हैं उनके अधिक प्रयोग करने से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, कई प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्बनिक खेती करने
पर तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग करने पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यानी बेटे अब ये लोग भी समझने लग गए कि अगर खेतों में बच्चों ज्यादा से ज्यादा केमिकल का प्रयोग किया, ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किया, तो वह फसल या उस फसल से बनने वाली सब्जियां या उससे उत्पन्न होने वाले फल ये भी बेटे विषैले होंगे और ये मानव प्रजाति को या मनुष्य को जो है ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिर बेटे अब ये मांग बढ़ने लगी है, क्यों न ऐसी खेती की जाए जिसमें कोई जो केमिकल खाद है उसका प्रयोग नहीं किया जाए, या फिर बेटे ऐसी खेती की जाए जो खाद मिले वो जैव कारकों के द्वारा मिले, कुछ ऐसे जीव वहां पर उत्पन्न हो जाए जिनके माध्यम से उस पौधे को फर्टिलाइजर की क्षतिपूर्ति हो जाए। तो अब इन रसायनों के प्रयोग के जो है बेटे इनके हानिकारक प्रभाव के कारण अब डिमांड बढ़ने लगी है। एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड बढ़ने लगी है और साथ में जैव नियंत्रकों की डिमांड भी बढ़ने लगी है। जैव उर्वरक जिसको अपन कह देंगे कि बायो फर्टिलाइजर ही यूज लिए जाए जो कि वो पौधों को हानि नहीं पहुंचाए। तो याद रखना बेटे कि इनके परिणाम स्वरूप कार्बनिक खेती और जैव उर्वरकों की मांग बढ़ने लगी है। जैव उर्वरक एक प्रकार का जीव होते हैं, ये ध्यान रखना बेटे, ये ध्यान रखना कि जैव उर्वरक यानी जिसको अपने लिखा है बायो फर्टिलाइजर, तो बायो फर्टिलाइजर एक प्रकार के जीव होते हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ये याद रखना, जो मृदा की पोषक गुणवत्ता या न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाते हैं। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटे, एक बार फिर बात कर ले आप। यहां पर जैव उर्वरक अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैव उर्वरक क्या होते हैं और ये किस तरह से जो है भूमि या फसलों के काम आते हैं, तो बेटे जैव उर्वरक उन्हें कहते हैं जो जीव विशेष प्रकार के जो जीव होते हैं जो कि पौधों की गुणवत्ता को या उनकी उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, या जो खाद के रूप में जिनका उपयोग किया जाता है वह जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैव उर्वरक जो होंगे बेटे वह कोई केमिकल वगैरह नहीं होते हैं, तो इससे कोई मानव प्रजाति को हानि भी नहीं होती है और ना ही इसकी वजह से फसल को हानि होती। लेकिन बेटे इसके अलावा पहले कि किसी भी फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या किसी फसल से या कृषि से उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें रासायनिक उर्वरक कहते हैं, जिससे बेटे वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ता है और साथ में जो है क्या कहते हैं जीव जंतुओं पर या फसल पर या पौधे पर हानिकारक प्रभाव भी बढ़ता है। तो बेटे इस हानिकारक प्रभाव को देखते हुए अब ऐसी खेती की जाने लगी है जिनमें इन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं होता। तो ऐसी खेती को आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कह सकते हैं और ये करने वाले किसान ऑर्गेनिक फार्मर कहलाते हैं। अब बेटे ये करेंगे कैसे, जब बाहर से कोई केमिकल लेंगे नहीं, तो भी बेटे यहाँ पर ऐसे जीव जो है पैदा किए जाते हैं जो कि उनके माध्यम से प्राकृतिक रूप से है ना वातावरण से ही फर्टिलाइजर की क्षतिपूर्ति होती है, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हो या केचुआ हो बेटे, जिससे जो है क्या कहते हैं वर्म कंपोस्ट पैदा किया जा सके। तो ये ऐसे जीव हैं जो कि किसी भी ये जो पादप होते बेटे या फसल होते उसकी पैदावार को बढ़ाने के काम आते हैं। तो याद रखिएगा कि यहां पर जैव उर्वरक एक प्रकार के जैव होते हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। उसके बाद में बेटे आप देखिएगा कि जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत अब क्या क्या, ये भी याद करना बेटे कि जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु हो सकता है, कवक हो सकती है और क्या हो सकता है बेटे साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं। और एक और मैं लिख देता हूं माइकोराइजा, माइकोराइजा ये ध्यान रखना बेटे, एक माइकोराइजा भी हो सकते हैं। तो आप देख ले कि जैव उर्वरक यानी जैव उर्वरक के रूप में ये याद रखना बेटे, एक तो जीवाणु। अब जीवाणु में कौन सा लोगे, तो याद रखना राइजोबियम जीवाणु। अगर आप कवक में लेंगे बेटे तो माइकोराइजा ये कवक है, ध्यान रखना। और साथ में साइनोबैक्टीरिया जिसमें अपन नॉस्टोक एनाबिना वगैरह लेंगे। तो ये याद रखिएगा बेटे, यानी जीवाणु के रूप में तो किसे इस्तेमाल करोगे आप, राइजोबियम, राइजोबियम। और बेटे कवक के रूप में किसे लोगे आप, तो याद रखना माइकोराइजा। और साइनोबैक्टीरिया के रूप में एनाबिना,
एना, बीना और साथ में नॉस्टॉक। नॉस्टॉक, तो ये थोड़ा सा याद रखना, नॉस्टॉक। तो ये यहाँ पर सूक्ष्म जीवी जो हैं ये जैव ऊर्वरक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैव ऊर्वरक के रूप में किस किस का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों? तो जैव ऊर्वरक के रूप में जीवाणु, जिसमें राइजोबियम याद कर लेना, कवक जिसमें माइकोराइजा याद कर लेना, और साइनोबैक्टीरिया जिसमें आप एनाबीना और नॉस्टॉक याद करना है। तो यहां दे रखा है बेटे कि लेग्यूम पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा बेटे। तो इन ग्रंथियों के निर्माण में एक राइजोबियम सहजीवी जीवाणु का संबंध द्वारा होता है। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लें कि जो लेग्यूम प्लांट होते हैं जिसमें मटर आते हैं, चना आता है, मूंग आता है, उड़द आता है, तो इनकी जड़ों के अंदर एक विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है बेटे, जिसे राइजोबियम कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो जड़ें होती है, तो ये जड़ों में बेटे जगह जगह पर इस तरह से नोड बन जाते हैं, जगह जगह पर ये गांठें बन जाती है, ये यहाँ पर ये जगह जगह पर बेटे गांठें बन जाती है, तो इन्हें यहाँ पर कहा जाता है यानी राइजोबियम। तो ये याद रखिएगा कि जो लेग्यूम पादप होते हैं, फली वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में विशेष ग्रंथियां या गांठें पाई जाती है। और ये गांठें किसकी होती है बेटे? तो याद रखना, राइजोबियम जीवाणु, जो एक सहजीवी संबंध द्वारा होता है। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप से परिवर्तित कर देता है। यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बेटे ये किसमें कन्वर्ट कर देगा? नाइट्रेट में, ठीक है ना, जिन्हें पौधे यूज लेते हैं। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि बेटे जो लेग्यूम पादप होता है, जो फली वाले पौधे होते हैं, तो उनकी जड़ों में एक विशेष प्रकार का सहजीवी जीवाणु पाया जाता है और उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम जीवाणु। याद कर लेना बच्चों इस पॉइंट को, कौन सा जीवाणु है? राइजोबियम। अब ये जो राइजोबियम जीवाणु होता है बच्चों, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके, जिसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, और उसको कार्बनिक पदार्थों के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिनका उपयोग पौधे लेते हैं। सॉरी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि पादप इनका प्रयोग पोषकों के रूप में करते हैं तथा अन्य उदाहरण यहाँ पर एस्पोस्पाइरलम और एजोबैक्टर जो मृदा में मुक्त अवस्था में रहते हैं। तो ये दोनों भी बेटे एजोस्पाइरलम है और साथ में एजोबैक्टर है। ये मृदा में फ्री लिविंग है। मुक्त अवस्था का माने ये होते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया है बेटे, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो याद रखना कि यहां पर ये जो एजोस्पाइरिलियम, इनको आप कह सकते हो एजोस्पाइरिलियम, और ये यहां पर है बेटे एजोबैक्टर। ये दोनों भी क्या है? सहजीवी हैं। ये भी सहजीवी हैं, लेकिन ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो अगेन आप रिपीट कर ले कि बेटे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने के लिए एक जीवाणु तो राइजोबियम याद कर लेना, उसके अलावा एजोस्पाइरिलियम भी होता है और एजोबैक्टर भी होता है। ये जो राइजोबियम होता है, ये तो बेटे जो है क्या कहते हैं, किसके साथ में सहजीवी संबंध दर्शाएगा? यानी लेग्यूम पादपों की जड़ों के साथ में। लेकिन बेटे जो एजोस्पाइरिलियम होता है और एजोबैक्टर होता है, ये किसी जड़ों के साथ में सहजीवी संबंध नहीं दर्शाता है। ये बेटे मुक्त अवस्था के अंदर ही मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं और वहां पर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके उसे कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, जो पौधों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है या बहुत ही लाभदायक होती है। यहां आप देखिएगा बेटे, ये भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, यानी यहां पर इसको बोलोगे आप नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये यहां पर आप देखिएगा कि ये भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। तो बेटे ये तो आपको याद करना है। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन अवयव बढ़ जाते हैं। कवक पादपों के साथ साथ सहजीवी संबंध ये कहलाता है माइकोराइजा। तो बेटे याद रखना कि कवक जो होता है ये भी पादपों के साथ में सहजीवी संबंध दर्शाती है और उस सहजीवी संबंध को आप याद रखेंगे माइकोराइजा। तो माइकोराइजा बेटे ध्यान रखना, यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो माइकोराइजा है, माइकोराइजा ये किसके बीच का संबंध है? तो एक तो आप याद रखना बेटे फंजाई प्लस जिम्नोस्पर्म,
जिम्नोस्पर्म। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि माइकोराइजा जो है वह कवक और जिम्नोस्पर्म के बीच पाए जाने वाला सहजीवी संबंध है। तो ये आपको याद रखना है। ग्लोमस जीनस के बहुत से सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं। तो ये जीनस है बेटे ग्लोमस, उसके वंश के जो सदस्य हैं ये माइकोराइजा बनाते हैं। अब यहां देखिएगा साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को बेटे आप कह सकते हो यानी नील हरित शैवाल। याद रखना, इसको बीजेबी कह सकते हो, नील हरित शैवाल। ये स्वपोषित सूक्ष्म जीवी हैं, यानी बेटे ऑटोट्रोफ। क्योंकि आपको याद है ना कि नील हरित शैवाल में हरित लवक पाया जाता है और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो बेटे इन्हें कहा जाता है यानी स्वपोषित। तो ये स्वपोषित भी है और चूंकि बेटे ये प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं तो ये यूनिसेलर है, तो ये सूक्ष्म जीवी भी है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। जिसमें कभी आपने नाम सुना हो तो नोस्टॉक का नाम है, एनाबीना का नाम है। ये ऐसे साइनोबैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके उसे कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। यानी कुल मिलाकर ये भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में काम आते हैं। तो बेटे याद रखना, तो यहां पर ये साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया जो है ये स्वपोषित सूक्ष्म जीवी है जो जलीय और स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं बेटे, जैसे एनाबीना है, एनाबीना, उसके अलावा नोस्टॉक है, नोस्टॉक, और भी कई सारे हैं, स्पाइरुलिना है, ये भी याद रखना, और भी आगे है बेटे। तो ये यहाँ पर ये जलीय और स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो अगेन आप रिपीट कर लें कि बेटे एक तो जीवाणु आपको याद रखना है। तो जीवाणु में कौन कौन से जीवाणु हैं जो कि फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करेंगे? तो राइजोबियम है बेटे, एजोस्पाइरिलियम है, और साथ में क्या है? एजोबैक्टर है। फिर आ जाए कवक है, तो कवक किस रूप में पाया जाएगा? जो मैं शुरू में बता चुका हूं बेटे, वो पाया जाएगा माइकोराइजा के रूप में। उसके बाद में साइनोबैक्टीरिया आता है बेटे। तो साइनोबैक्टीरिया ऐसे सूक्ष्म जीवी हैं जिनमें हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक के साथ साथ ये अपना भोजन खुद बनाते हैं बच्चों, और साथ में जो है क्या कहते हैं, अपना भोजन बनाते ही हैं, और साथ में बेटे ये क्या करते हैं, ये जो है क्या कहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने का भी कार्य करते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। यहां आप देखिएगा बेटे, इनमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं। जैसे एनाबीना का नाम है जो अभी अपन ने लिखा है, नोस्टॉक याद करना, ओसिलेटेरिया याद करना आदि हैं। तो बेटे ये ध्यान रखना कि जो यहाँ भी अभी आपने देखा है कि जो नील हरित शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है, ये स्वपोषित सूक्ष्म जीवी है। वर्ड याद करना, स्वपोषित सूक्ष्म जीवी। यानी बेटे नॉर्मल जो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, तो ये परपोषित सूक्ष्म जीवी हैं। लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है, जो नील हरित शैवाल है, जिसमें बेटे हरित लवक पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये कौन सा सूक्ष्म जीवी हुआ? स्वपोषित सूक्ष्म जीवी है। और ये भी क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके, और ये बेटे पौधों के लिए पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब इसके उदाहरण में आपको याद रखना है कि जैसे एनाबीना भी है, नोस्टॉक के ओसिलेटेरिया है। धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया, ये ध्यान रखना बेटे, ज्यादा जो इसका उपयोग किया जाता है, धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया एक जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। तो ये भी याद रखना बेटे, कहां पर इनका ज्यादा उपयोग होगा? चावल वगैरह की जो खेती होती है ना, वहां पर साइनोबैक्टीरिया का सर्वाधिक उपयोग होता है, और वहां पर ये बायो फर्टिलाइजर का काम निभाते हैं। नील हरित शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, जिससे उनकी उर्वरता बढ़ जाती है। तो यही तो काम करते हैं बेटे। यानी काम क्या करते हैं कि ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करके उसे ऑर्गेनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रेट वगैरह होते बेटे। और इसी के साथ में जो है क्या कहते हैं, जब कार्बनिक पदार्थ बनते हैं तो बेटे उस मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है, और उस मृदा में उगने वाली जो फसल होती है उसकी उत्पादकता भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये था आपके पास में बेटे साइनोबैक्टीरिया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बच्चों कि किस तरह से जैव नियंत्रक कारक होते हैं और किस तरह से जैव उर्वरक होते हैं। जैव नियंत्रक कारक में बेटे ऐसे सूक्ष्म जीवी होंगे जो कि एक तरह से परभक्षण क्रिया के द्वारा
अन्य जीवों को नष्ट करेंगे खाकर, और जैव उर्वरक वह सूक्ष्म जीवी होंगे बेटे जो पौधों की उत्पादकता को या पौधों के लिए फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करेंगे। तो ये ध्यान से पढ़िएगा बेटे, अच्छी तरह से और समझ के पढ़िएगा। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच।